नमस्कार बबीता जी। मैं संजीव चौहान हूँ, स्टेट मिरर हिंदी, नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं बबीता जी। बबीता जी किसी नाम चेहरे की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जो दर्शक जुड़ेंगे स्टेट मिरर से, जो भी देखेंगे, आप देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो बबीता में मतलब एसएससी के बच्चों को पास कराने का ग्रंथ है, किताब नहीं है। स्वागत है बबीता जी आपका। थैंक यू सर। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार और नमस्कार। जो बच्चे हैं उन सभी को आशीर्वाद, जो हमारी उम्र के हैं उन सभी को नमस्कार। शुक्रिया, स्वागत है आपका परिमल जी का। आप और परिमल जी की जोड़ी जो है वो बनी रहे, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे। थैंक यू सर, और थैंक यू। बबीता जी, अभी एसएससी का रिजल्ट आया है स्टेनो का। जी और एसएससी स्टेनो का जो रिजल्ट आया है, वो पहली बार बच्चे बहुत मतलब परेशान हो गए हैं। इनकी जो रिटन की मेरिट है या ओवरऑल मेरिट, वो इतनी हाई चली गई है जिसका कि जी। सीजीएल में भी उम्मीद नहीं करते हैं। ये मेरिट हाई और लो का क्या चक्कर है? ये तो स्किल का मामला है। शॉर्ट हैंड के बच्चे होते हैं इसमें, जो कि अपने आप में एक टफेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड की। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। सर देखिए, जैसे कि आपने कहा, शॉर्ट हैंड और अपना स्टेनोग्राफी जो है, ये स्किल की डिमांड करते हैं। आजकल इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हर बच्चा हाथ पैर मारता है हर एक फील्ड में। जो बच्चे एलिजिबल हैं कहीं भी एग्जाम देने के, जैसे स्किल बेस्ड एग्जाम्स में क्या होता है, स्किल टेस्टिंग बाद में होती है। पहले एक प्री पेपर बच्चे को क्लियर करना पड़ता है, जिसमें कि वो क्वेश्चंस आते हैं जो एसएससी अपने लगभग सभी एग्जाम्स में बराबर डालता है। मैथमेटिक्स का एक सेक्शन रहेगा, रीजनिंग का सेक्शन रहेगा, जिसे स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। इंग्लिश आएगी, जीके, करंट अफेयर्स। तो होता क्या है, हर बच्चा सोचता है कि यार बेरोजगारी के इस माहौल में मैं देखता रहूं कि मेरी तैयारी ठीक है कि नहीं है। तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जिनको रियलिटी में शॉर्ट हैंड नहीं आती है, जिनको स्टेनोग्राफी का कोई भी बेसिक चीज भी नहीं आती है, वो लोग भी फॉर्म फिल करते टाइम उसमें अपना कि ये 150, 200, 500 रुपए लगने हैं, हमारा एक टेस्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो लोग इसको टिक कर देते हैं कि हमें स्टेनोग्राफी का भी एग्जाम देना है। अब जब ये पेपर में बैठते हैं तो ये कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है, या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा है, या एमटीएस के लिए भी पढ़ रहा है। देखिए, पैरामीटर क्या है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन। लेकिन पूरे भारत में तैयारी करने वाला हर बच्चा जो सीजीएल के फॉर्म भरता है, उसके मन में एक डर होता है कि कहीं मेरा ना हो, तो मैं कम से कम सीएचएसएल में भी फॉर्म डाल दूं, कि इनकेस अगर मेरा सीजीएल नहीं निकला तो बेरोजगारी के इस माहौल में कम से कम सीएचएसएल ही मिल जाए। भाई अगर 70,000 की नौकरी नहीं मिल रही है तो 40-45,000 की हाथ में आ जाए। और बिल्कुल। फिर उसे लगता है कि कहीं सीएचएसएल में भी कोई गड़बड़ रहे, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एमटीएस के फॉर्म भी डाल देता हूँ। तो जो फॉर्म एक 10वीं पास के बच्चे के लिए निकलते हैं, उसको जब एनालाइज करते हैं, कितनी बार रिपोर्ट्स आती हैं, पीएचडी होल्डर जो बच्चे हैं जिन्होंने वो भी अटेम्प्ट मास्टर्स, करते हैं। पीजी सब कुछ किया हुआ है, वो बच्चे भी एमटीएस के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। अब ये डिफरेंस क्या होता है कि जो बच्चा रियल में एमटीएस लगने के लायक है, वो उतनी हाई लेवल की ना तो डिग्री लेके बैठा है, न ही उसका उतना ज्यादा लेवल है, न ही डिमांडिंग सेम जॉब। ऐसा ही स्टेनो, सेम ऐसा ही स्टेनो में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सेम बच्चे स्टेनो के एग्जाम में भी बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक वो पहली स्टेज पे होते हैं, एग्जाम क्लियर करना है, तो वो ज्यादातर बच्चे कर जाते हैं जो सीजीएल और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका लेवल तो हाई है। अब वो बच्चे जब इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लिस्ट जाती है हाई। लेकिन जब सेकंड स्टेज की बात आती है, तो वहां इन्होंने स्टेनोग्राफी, क्योंकि एक स्किल है, उसको पहले से सीखना पड़ता है। और वर्ल्ड के टफेस्ट लैंग्वेजेस में इसका भी नंबर आता है, इस पे तो बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे सालों साल खपाते हैं, तब स्टेनोग्राफी में वो बहुत बढ़िया कमांड बना पाते हैं, या शॉर्ट हैंड में उनकी कमांड बनती है। तो जिन लोगों ने कभी शॉर्ट हैंड का एस भी नहीं सीखा, वो लोग जब इस पेपर को पास कर जाते हैं तो सेकेंड फेज में वो बच्चे नहीं बैठ पाते, जिसके चलते बहुत बार एग्जाम के बाद सीटें खाली रह जाती हैं। वो उन बच्चों की सीटें भी खराब कर देते हैं जो कि सच में लायक थे स्टेनोग्राफर बनने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते थे।
तो ये ये एक बड़ी बड़ी अच्छे से प्रॉब्लम है सर। बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बबीता मैम, आपने जिस तरीके से पकड़ी है इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कि जो सीजीएल के बच्चे हैं, ऑलरेडी अच्छे माइंड के, शार्प माइंडेड बच्चे हैं, मैथ फिजिक्स साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए स्टेनोग्राफी जी। टफ है, लेकिन उनके लिए स्टेनोग्राफी वाला रिटन एग्जाम टफ नहीं है। लेकिन जो टफ नहीं। स्टेनोग्राफी वाले बच्चे हैं जिनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो बच्चे सिर्फ स्टेनोग्राफी के लिए आए हैं, उनकी मेरिट जी रिटन की खराब कर दी उन्होंने। तो इसके लिए क्या बिल्कुल। एसएससी को भारत में कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्टेनोग्राफी के जो बच्चे हैं उनका स्किल का टेस्ट पहले करें, ताकि भीड़ रिटन में ना आए और एक जिनून बच्चा उनको जी मिल सके। आप सहमत है मेरी बात बिल्कुल से? सर। एसएससी मैं ये मानती हूँ, जैसे कुछ चीजें हैं जो अलग तरह की स्किल की डिमांड करती हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम हम देखते हैं बच्चों को आती है जब वो पुलिस के एग्जाम में बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन फिजिकली फिट नहीं होते, मेडिकली फिट नहीं होते। ऐसे बच्चे पुलिस के पेपर में बैठ के पास तो हो जाते हैं, मेरिट चली जाती है हाई, लेकिन जब वो वहां उनसे लॉन्ग जंप कराते हैं, हाई जंप फेल कराते हो हैं, गए। फेल हो गए। रेस कराते हैं, चेस्ट हाइट हेल्थ के मापन में वो फेल रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा सच में पुलिस में जाने लायक था, जिसकी हाइट अच्छी थी, जो 8वीं 9वीं से ही रेस करता है, जो बहुत फिजिकली फिट है, और जो उस बिल्कुल। प्रोफेशन में बिल्कुल 100% फिट बैठेगा, वो बच्चा मेरिट में, क्योंकि वो दिमाग से उतना यूज नहीं कर रहा, उसको नहीं चाहिए 90 नंबर, वो बिल्कुल। 60 70 पे लाके बहुत अच्छी पुलिस की जॉब कर सकता है। लेकिन ये ब्रिलियंट बच्चे, क्योंकि बेरोजगारी है, मैं इनको कारण नहीं मानती, मुझे ऐसा लगता है सरकार को ये कुछ इस तरह के पैरामीटर डिसाइड करने चाहिए। जैसे स्टेनोग्राफी क्योंकि स्किल बेस्ड है, तो स्किल टेस्ट सरकार पहले ले ले, ताकि जो बच्चे एग्जाम में बैठे वो एक लेवल के हों, और वो सभी बच्चे स्टेनोग्राफी के कोर्स में पारंगत हों। उनको ये डर ना हो कि भाई हमारे बीच में बैठा हुआ कोई बच्चा आईएएस की तैयारी तो नहीं कर रहा है। वो सब जानते हैं हम सबका लेवल एक होगा, जिसने सच में मेहनत की होगी वो नंबर ले जाएगा, जिसने मेहनत नहीं किया वो सेकंड स्टेज पे रुक जाएगा। सेम ऐसे ही पुलिस के लिए कर सकती है सरकार, कि पेपर ठीक फिजिकल है ले, पहले कर ले। पेपर और फिजिकल। फिजिकल, जी, जो मेडिकली अनफिट बच्चे हैं वो पहले ही बाहर निकल जाएं। क्योंकि हम लोग मुद्दा एसएससी की बात का कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग फोकस उसी बात पे करते हैं कि स्किल टेस्ट अगर बाद में लेती हैं सरकारें, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम क्रैक कर गए, वो एलिजिबल तो हैं स्किल टेस्ट के, लेकिन वो पहुंचते ही नहीं है। कितनी ही मेरिट में बार नहीं ऐसा आते। होता है वो इंटरव्यू में नहीं गए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, कारण उनके पास वो चीजें हैं ही नहीं जो जो कि जी। एग्जाम में मांगी गई थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे जो सच में उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो इस पे सरकार को गौर करना चाहिए। जी। बलता मैम, हम लोग बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी कल एसएससी में एक मेंबर हैं उसके, एसएससी के नाम नहीं मैं खोलूंगा, उनसे मेरी बात हो रही थी। बट एसएससी का क्या जी। फंडा है, वो एक कूक मंडुक टाइप की संस्था है। वहाँ जी। लकीर के फकीर हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। वो एक जी। प्लानिंग बनाते हैं, उनकी नीति बनती है, उनके सामने जी। 10 साल का बजट होता है, उनके सामने एक टारगेट होता है। और वो टारगेट सारे, मतलब अनपढ़ को भी, बड़े को भी, मिडिल लेवल के बच्चे को भी और हायर लेवल के बच्चे को भी, सबको उन्होंने एसएससी का एक एग्जाम दिया। आप ये रिटन पास करो, उसके बाद स्किल में जाओ। वहां तो थ्योरी ही पूरी जी उल्टी हो गई है। इसका मार जो है बच्चों पे पड़ रहा है। जो जनरेशन है वो डेमोलाइज हो रही है। आप मेरी बात से एग्री जी करते हैं? तो सवाल ये, हमारी बिल्कुल बात सर एस बिल्कुल। ये बबीता जी, एसएससी तक ये बात कैसे पहुंचे कि भाई आप पहले स्किल लेना शुरू करो, आपको अच्छे स्टूडेंट, अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको सर्विस के लिए। ये कैसे पहुंचे? सर इसका जरिया हो सकता है, आज के टाइम में सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। जैसे आपने ये बात फील की, आपको तो टेस्ट नहीं देना, मैं तो चलिए एक टीचर हूं, लेकिन आप तो क्षेत्र ही अलग है, फिर भी आपने बच्चों की भलाई के लिए सोचा। जब इस तरह से जागरूकता आएगी ना, और इस तरह के डिस्कशंस जब हम लोग देखेंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, कहीं ना कहीं विचारों को एक माध्यम मिलेगा, और कभी ना कभी ये बातें जो पॉलिसी मेकर हैं उनके कानों तक भी जाएंगी। यस। धीरे धीरे आप देखिए, एसएससी रिफॉर्म्स की तरफ कोशिश कर रही है। आज से 5 6 साल पहले जो कमियां थी एसएससी की नॉलेज में, उन कमियों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने उठाया, और धीरे धीरे उनके कानों तक गई हैं। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में भी पिछली बार कुछ केसेस इस तरह के पहुंचे थे। तो आज के इस बदलते दौर में अखबारों का, और वो जमाने गए पुराने वाले, अब यही तरीका है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जो बड़ी पोस्ट पर बैठे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में ताकत है, उन तक ये वीडियोस पहुंचे, और इसको पहुंचाने का काम वही लोग कर सकते हैं जो पीड़ित हैं। और अगर हम देखें तो लाखों लाखों की संख्या में बच्चे इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं।
तो ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो वाहियात रील्स को सिर्फ फॉरवर्ड ना करें, वो अपने काम की बातों को पकड़ें, ऐसे चैनल्स से जुड़े जो उनके फायदे की बातें करते हैं, और उनकी बातों को सही शब्दों में पिरोकर जब ये बातें धीरे धीरे ऐसे अधिकारियों तक, ऐसे वर्ग तक पहुंचेंगी जिनके हाथ में पावर है, तो फिर देखना रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है सर कि सरकार जो है काम नहीं करना चाहती। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार जो ऊंचे दर्जे पर बैठे लोग हैं उन तक आपकी हमारी बातें पहुंच ही नहीं पाती हैं। जो ये मिडिल में काम करने वाले लोग हैं ना, ये एक ऐसा ताना बाना, एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि जो लोगों की डिमांड है वो बड़े अधिकारियों तक सही शब्दों में पिरोकर पहुंचाने वाले लोग मिलते ही नहीं है। तो बड़े बड़े अधिकारी, जनता क्या चाहती है, ये एक एसी रूम में बैठकर जब पॉलिसीज बनती हैं तो शायद वो जनता के साथ रूबरू हो ही नहीं पाते हैं। और उन तक जो जनता की बातें पहुंचाते हैं, स्टूडेंट्स की बातें पहुंचाते हैं, वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स के साथ ना उठते हैं, ना बैठते हैं, ना उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो जरूरत है कि जिस फील्ड के लिए थ्योरीज ये लोग प्लानिंग करते हैं, या जिस फील्ड की ये पॉलिसीज बनाते हैं, उसके कुछ ऐसे लोग जिनका जुड़ाव उसी क्षेत्र से है, और उनमें वो लोग भी हैं जिनका नॉलेज का लेवल तो अच्छा है ही, प्लस उनकी पब्लिक के ऊपर उसी खास जो लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, जैसे एसएससी के स्टूडेंट, उनके साथ उनकी उठबैठ हो ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को वो जड़ों तक जानते हो। पॉलिसी मेकर्स अगर बहुत बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिससे संबंधित नियम बन रहे हैं, जिससे संबंधित कोई भी पॉलिसी बन रही है, कम से कम उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव उस ग्रुप का हिस्सा हो, उस समिति का पार्ट हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ताकि वो असली में जो प्रॉब्लम्स है ना उनसे वाकिफ होके डिसीजंस ले सकें। और ऐसा सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। आप देखिए, जब किसानों की बातें करते हैं तो जो नॉर्मल किसान है उससे सरकार ज्यादा वास्ता नहीं रखती, उनकी नहीं नीतियां रखती। बनाते टाइम भी एक एसी ऑफिस पे बैठ जाते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई हमारा दिमाग खोलती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, और पढ़े लिखे लोग बहुत बेहतर समझ सकते हैं चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है ना, वो वही आदमी जानता है जो उसको सामने से फेस करता है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है तो स्टूडेंट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव सरकार के पास होने चाहिए। अगर सरकार एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कुछ एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो कम से कम दो चार इस तरह के लोग जो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो रियल ग्राउंड की प्रॉब्लम्स को पॉलिसी मेकर्स के सामने रख सकते हैं। जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है, वो जो फील करते हैं, उनकी बातों का को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करने के लिए कुछ इस तरह की समितियां सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि सरकार जुड़ी रहे आम जनता के साथ। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के लिए नियम बनते हैं, लोगों के फायदे के लिए बनते हैं। और हो सकता है बड़े बड़े जो ऊंचे दर्जे के पदों पर बैठे बड़े पदाधिकारी हैं, वो जनता का फायदा भी चाहते हों, लेकिन उन तक रियलिटी पहुंचाने वाले नहीं लोगों की पहुंचे, बेहद नहीं कमी है। पहुंच रही है। बिल्कुल। और आज बबीता के जी टाइम में, जी जी जी, बोलिए 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 प्लीज, आज के टाइम में आप सर, कह रहे सोशल मीडिया मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और धीरे धीरे लोगों की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, एक पावरफुल टूल के माध्यम से सरकारों के कानों तक शायद पहुंचने लगी हैं। जी। बबीता मैम, स्टेनो 2024 एसएससी का जो रिजल्ट आया है, उसमें बड़े जी। ब्रिलियंट बच्चे जो 135 130 पर वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड निकाल के गए। जी। अदर जो अदर जो कैटेगरीज हैं, लाइक मैं एक सीजीएल ही बार बार कह रहा हूँ, लेकिन और भी हैं सीजीएल के साथ में जो रेटिंग, जी। जी। जिनका जी। शॉर्ट हैंड में उन बच्चों को स्टेनो में जाना नहीं था, उन्होंने इतना जी। मिट्टी पलीत कर दी है पूरी मेरिट की, कि शायद कुछ नहीं तो 500 बच्चे, 600 स्टेनो के लिए इंडिया गवर्नमेंट को और मिल सकते हैं 2024 बैच में। लेकिन मेरिट हाई चलेगी, मेरिट तो रिटर्न बनाती है, अब रिटर्न में मेरिट बनी जी। नहीं, स्टेनो वालों की सीजीएल वाले खा गए उसको, जबकि सीजीएल वालों को जाना ही नहीं है उसमें। तो सवाल फिर वही घूम फिर जी। के, जो हम लोग का डिस्कशन का मुद्दा ये है कि आप भी वही कह रही, मैं भी वही कह रहा हूं, कि एसएससी ये सोचे कि अगर स्टेनो लेना है उनको तो पहले स्टेनो का टेस्ट लें, मेरे ख्याल से, फिर आप उनका रिटेन लें, जी। आपको पता लग जाएगा उसमें सारा जितना सीजीएल है, जितना पुलिस है, फिजिकल सिर्फ वो अलग हो जाएगा। फिजिकल वाले में जी। सीजीएल और स्टेनो वाले अलग हो जाएंगे, नहीं तो सारे बच्चे टेस्ट करेंगे, आपकी मेरिट हाई चलेगी। जो बच्चा 140 150 पे आ सकता है मेरिट में, रिटेन में, स्टेनो जी। में, वो बच्चे को जी। 176 में भी चांस नहीं मिल रहा है, या उसको डी ग्रेड मिल रहा है बिल्कुल। बजाय सी के। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ये सब चीजें, आप नहीं, समर्थन बिल्कुल ठीक करते हैं? बात है सर, मैं भी इस बात से सहमत हूँ।
बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। सरकार को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक बच्चे की नहीं है, ये लाखों बच्चों की प्रॉब्लम है जो सच में बहुत मेहनत करके पहले स्टेनोग्राफी का कोर्स करते हैं। कहीं पे कई 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 बच्चे तो मैंने सुना है कई कई साल तक भी कोशिश में लगे रहते हैं कि पेपर पास हो जाए, पेपर में आ जाए। वो स्टेनोग्राफी पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर साइड बाय साइड वो कोचिंग भी लेते हैं, ताकि पहला प्री वाला एग्जाम जो ये है, जिसमें सीजीएल भी बैठने वाले हैं बच्चे, सीएचएसएल भी रिटिन बैठने रिटिन वाले हैं। और लिखित आजकल परीक्षा। तो ऐसी, जी, रिटन टेस्ट में तो वहां कहीं ना कहीं बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वो अपना आधा ध्यान स्टेनोग्राफी पे लगाते हैं, तो वो बीट नहीं कर पाते हैं सीजीएल वाले बच्चे को। और आगे जाके फिर वो सीजीएल वाले वहां तो उनको जाना नहीं है, क्योंकि उनके पास बेसिक जो जरूरत है वो है नहीं, पूरी नहीं करते, फिर वो निकलेंगे बाद में। वैसे तो सर ज्यादातर ये होता है कि इनकी मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आते हैं बच्चे, तो फिर वो वेटिंग में से बुलाते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चा जो है निराश होता है, हताश होता अब है कि मेरा आपने नंबर नहीं पहला आया। रिजल्ट, और बहुत एसएससी सारे ने बच्चे, पहला जी, एसएससी ने मैम पहला रिजल्ट निकाला, ठीक है। जी, मेरिट उसमें वो बच्चा नहीं आया, स्किल वाला, शॉर्ट हैंड वाला, स्टेनो वाला, जिसके लिए वैकेंसी थी। तो उसको तो जी, वो तो निगेटिविटी में जाएगा ना, वो उसके पेरेंट्स, उसका बिल्कुल, परिवार, उस वो खुद बच्चा, तो कितने बच्चे वो जो स्किल में मास्टर थे अपने, लेकिन वो जी, एसएससी स्टेनो में रह गए। तो बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप बिल्कुल भी सर। इस तरीके से कोचिंग में बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और आपके पास इस तरीके की शिकायतें कभी आती है, नहीं आती, बच्चे कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं आपसे इस तरीके नहीं, के? बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं सर, हम खुद भी फील करते हैं। और एक टीचर होने के नाते हम भी सरकार के जो जो हमें लगता है कि गड़बड़ियां हैं या और बेहतर हो सकता है, हम बहुत बार क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उन क्लिपिंग्स को काट के रील्स के माध्यम से, क्योंकि आजकल कल्चर जैसा है वैसे आपको ढलना पड़ेगा, तो इस तरह की बातें सरकार तक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार तक नहीं पहुंचती। चाहे वो जितने बच्चे स्टूडेंट लाइफ में हैं, कोचिंग ले रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, उन लोगों को जो ट्रेवलिंग जो बच्चे करते हैं, बहुत ज्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम तो क्लास में कितनी ही बार इस तरह की बातें बोलते हैं कि सरकार को इनके लिए काम करना चाहिए। और सरकार बहुत सारे फालतू में जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका भला करना चाहिए, पर पहली भलाई करनी चाहिए उन स्टूडेंट्स की जिनके पास बैक पर बहुत पैसा नहीं है, और जो बार बार फॉर्म्स भरने में जिनको दिक्कत आती है, या जो ट्रेवल करने का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि उनको बहुत लंबे टाइम तक ना तो ट्रेवल करना पड़े, ना ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़े। एक अच्छी तैयारी करके साल डेढ़ साल में बच्चा अपने एक फील्ड में, जिसमें वो एक स्किल हासिल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उस फील्ड में कैसे जल्दी निकल जाए। आजकल का आलम ये है कि बच्चों को चार चार पांच पांच साल लग जाते हैं। उन चार पांच सालों का हम खर्चा अगर सोचे, तो जो बच्चे गरीबी के माहौल से निकलते हैं, किसानी परिवार से हैं, जिसके पिताजी कहीं मजदूरी करते हैं, पहले एक डेढ़ साल वो स्टेनोग्राफी में अपना पारंगतता हासिल करते हैं, फिर एक डेढ़ साल दो साल वो कोचिंग्स लेते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट आना, बहुत लंबा प्रोसेस है। तीन चार साल तक पेरेंट्स से पैसे मांगने में शर्म आने लगती है, और बच्चा ये फील करता है कि यार कब मैं अपने पापा के कंधों का एक बोझ बना रहूंगा, और कब मैं कमाना स्टार्ट करूंगा। तो ये बबीता एक बहुत मैम, बड़ी प्रॉब्लम है। ये पार्ट तो रहा एसएससी जो कुछ कर रहा है, ठीक है, बच्चों का जी, अहित हो रहा है, उससे हित नहीं हो रहा देश में। और सरकार का भी अहित हो रहा है कि जो बच्चे उसको स्टेनोग्राफी में चाहिए, वो स्टेनो के नहीं मिलते हैं उसके लिए, क्योंकि स्टेनो तो मास्टर बिल्कुल, है वो, बट रिटन में आपने भिड़ा दिया स्टेनो के बच्चे को ले जाके सीजीएल वाले से। संभव नहीं है। जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जो बच्चे इस तरीके से स्किल वाले, चाहे वो फिजिकल के पुलिस के हुए, पैरामिलिट्री फोर्स के हुए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के हुए, सीएपी के, ठीक है, या फिर स्टेनो के, इन बच्चों की जी, जब मेरिट रेटिंग में कम बनती है, तो इन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, बीइंग ए टीचर, ठीक है, कि बच्चों आप जब ऐसी स्थिति आ रही हो, सीजीएल वाले आपकी मेरिट रेटिंग की बिगाड़ दे रहे हो, स्किल वाले क्या करें? उनके लिए थोड़ा गाइड करें, ताकि अगर वीडियो लोग जाए बच्चों में, तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल चीज मिले आपसे। जी, देखिए सर, मैं अब आज के इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मैं जो फील करती हूँ कि सिस्टम को एकदम से नहीं बदला जा सकता, और सिस्टम तक ये बात पहुंचाने में समय लगेगा। तो ऐसे बच्चों को एक ऑप्शन प्लान बी के रूप में रखना चाहिए, कि अगर उन्हें लगता है कि यार हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि स्किल के साथ साथ ही बच्चे को
अपनी कॉम्पिटिटिव जो तैयारी है, इस पर स्टार्टिंग से काम करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा स्किल तो बहुत बढ़िया कर लेता है, लेकिन जब रिटन की तैयारी की बात आती है, तो जब एग्जाम के फॉर्म्स भर देता है, तब वो तैयारी की तरफ चलता है, जिसके चलते उसके मार्क्स बहुत कम बन पाते हैं। अब बच्चों के ऊपर थोड़ा बोझ तो आएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर बच्चे को स्टैंड करना है, तो उसे दोनों काम साथ साथ करने पड़ेंगे। वो स्किल की जब तरफ मुड़ रहा है, उसी के साथ साथ पैरेलल में उसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी उतरना पड़ेगा। यानी बच्चे के ऊपर थोड़ा भार तो बढ़ेगा, लेकिन वो दोनों फील्ड में थोड़ा 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 सीखते सीखते फाइनली उसकी नैया जो है पार हो सकती है। अब जब तक सरकार कोई बदलाव नहीं करती, तो हाथ पे हाथ रख के बैठना तो बेवकूफी है। हम यही कर सकते हैं कि भाई अपनी तैयारी को थोड़ी सी और मजबूती दें, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ, अपनी आवाज को बुलंदी से ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बातें सरकार तक कहीं ना कहीं पहुंचेंगी। जो पॉलिसी मेकर हैं उन तक ये बातें पहुंचेंगी कि जो क्रीम बच्चा है, जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, सरकारी पद पर जब वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर बैठेगा, तो उससे सरकार के काम में भी वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, बजाय उस बच्चे के जिसकी स्किल उतनी बढ़िया नहीं है। वो पढ़ाई अच्छी करता था, पढ़ाई के दम पर वो आ तो गया, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन एक स्किल्ड बच्चा, क्योंकि पढ़ाई में एवरेज था, वो पीछे रह गया। सरकार को पढ़ाई नहीं चाहिए, वहां स्टेनोग्राफर का जो मेन काम है, वो ज्यादा अच्छा तो वही कर पाएगा जिसमें स्किल है। शॉर्ट तो एंड सरकार शॉर्ट। जब तक जी, शॉर्ट हैंड जिसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है, तो सरकार को ये धीरे धीरे करके जब तक ये बातें पहुंचती हैं, तब तक हम, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल जनता हैं, जनता को सर बहुत ऑप्शंस नहीं होते, तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन है कि अपनी तैयारी को पैरेलली रखें, कि हम सिर्फ 4-6 महीने के भरोसे ना रहें कि जब वैकेंसी आएंगी तो हम अपनी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करेंगे, वरना साल भर हम स्टेनोग्राफी के लिए अपना काम करते रहेंगे। हम जब शॉर्ट हैंड पे काम कर रहे हैं, पैरेलल में ही हमें कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में भी उतरना पड़ेगा। और आज का दौर तो ऐसा हो गया सर, कि स्कूलों में भी आप देखिए, मेंटल एबिलिटी नाम का सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 4th 5th क्लास से बच्चे मेंटल एबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जब जाहिर हो गई है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप 12वीं तक सिर्फ एक नॉर्मल सी स्टडी करके और कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बना लेंगे। टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत सारे बदलाव सोसाइटी में हो रहे हैं, और उन बदलावों के चलते बच्चों में भी कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो स्टूडेंट्स को भी अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और आज सच में ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, क्योंकि अब बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन बच्चे जो है ना, थोड़ी ये जो पीढ़ी है सर, आपकी और हमसे जो अगली पीढ़ी है, ये स्मार्ट भी बहुत है। मैंने एक चीज जो फील की, ये मल्टी टैलेंटेड है, ये एक साथ कई काम करते हैं, इनका दिमाग बहुत शार्प है। हम लोगों के टाइम में या हमसे पिछली पीढ़ी के टाइम में ये सिखाया जाता था कि एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, पर आज आप देखेंगे एक बच्चा एक ही टाइम पर कई कई काम और बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। तो जब तक सरकार के कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती, तब तक हमें अपने में ही बदलाव करना पड़ेगा, और पढ़ाई और अपनी स्किल को साथ साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। बबीता मैम, एक लास्ट सवाल है, और वो ये है जी। कि एक एवरेज जो बच्चा है, मैं जी। स्टेनोग्राफी की बात कर रहा हूँ क्योंकि 2024 जो बैच निकला है अभी स्टेनो का, एसएससी का, इसलिए जी। स्टेनोग्राफी का जो बच्चा है स्किल का, उस बच्चे को जो जी। एवरेज है पढ़ाई में, मतलब जी। 70-80% मार्क्स वाला बच्चा है वो, उस बच्चे जी। को स्किल में से और रिटेन में से किसकी तैयारी पहले शुरू करनी चाहिए, या दोनों की शुरू एक साथ करनी चाहिए, ये आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये चीज नहीं बच्चों तक कन्विंस कर सकता हूँ उनको, आप बताइए। देखिए सर, मेरा ये मानना है, आज जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा। आपका बच्चा अगर सिर्फ एक चीज पे काम करेगा कि वो पढ़ाई 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 करता जा रहा है, तो वो आगे जाके फंस जाएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। कोई ना कोई स्किल सीखना बहुत जरूरी है। मैं और मैं अगर रिटिन बच्चे का मैं रिटिन की बात इंटरेस्ट कर है। रहा हूँ बबीता, मैं रिटिन की बात कर रहा हूँ, मैं रिटिन की ही बात कर रहा हूँ जी। मैम। मैं जी। रिटिन जी। जी। टेस्ट, मैं तो मैं सीधे सीधे स्टेनो रिटिन की बात कर रहा हूँ और स्टेनो स्किल की बात कर रहा हूँ, कि इन दोनों की ठीक है सर। तैयारी एक एवरेज बच्चे को कब, कैसे, क्या टाइम, मतलब 12वीं मैचिंग। 12वीं करने के बाद सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, इन दोनों चीजें पैरेलल में चला सकते हैं। मैं एक सजेशन और स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी। आज के इस बदलते युग में हम सभी देख रहे हैं कि कॉलेजेस की डिग्री अब लगभग बेमानी होती जा रही है। और आज के टाइम पर जो व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं, कॉलेजेस की डिग्री एक अच्छा ऑप्शन स्टार्ट हो गया कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, वो अपनी स्किल पे काम कर ले, प्लस अपने कॉम्पिटिटिव
तैयारी को साथ साथ कर ले। इन दोनों को साथ साथ चलाने से उस बच्चे का 1 डेढ़ साल में स्किल्ड भी हो जाएगा, वो उसको स्टेनोग्राफी बहुत बढ़िया आ जाएगी, या शॉर्ट हैंड में उसकी पारंगतता हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। प्लस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी जब वो साल भर किसी अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करेगा, तो उसकी उसमें भी कमांड बन जाएगी। और 1 डेढ़ साल की तैयारी में वो बच्चा अपनी स्किल और प्लस अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, क्योंकि 1 डेढ़ साल से वो लगातार जुड़ा हुआ है, अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, उसको मार्गदर्शन सही मिल रहा है, तो 1 डेढ़ साल की तैयारी में दोनों चीजों में वो अच्छा करके और आगे निकल सकता है। जी। मतलब मैं बहुत से बच्चों का, एसएससी की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ये रहता है दिमाग में जी। उनके कि जैसे स्टेनो में ले लीजिएगा, स्टेनो वाले के साथ क्या है, मैथ नहीं है, सीजीएल के साथ मैथ है। जी। यही यही फर्क, मेजर फर्क है। मैं स्टेनो की बात करूं, स्टेनो वाले के साथ मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं, आप सुधार दीजिएगा, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, एंड जी। अनदर एक एक और सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट हैं स्टेनो सर के लिए, मैथ्स स्किल का के कुछ लिए। पोर्शन तो आता है इसमें भी। मेरे ख्याल से नहीं है मैम, क्लियर कट नहीं है। उतना और है डिटेल तो नहीं है सर। कोई बात नहीं, अगर है हाँ। तो सवाल सीजीएल ये है। का, सीजीएल का। जी जी जी। जी जी, बात बोलिए प्लीज। मैं बताना चाहती हूँ सर, सीजीएल का जो मैथ्स है ना, उसका लेवल बहुत हाई है। वो हर जो आम बच्चा है उसको तो कम से कम 2 ढाई साल तक लग जाता है, जो एवरेज बच्चा है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी इंजीनियरिंग की कर रखी है, उन लोगों के लिए तो साल भर का काम है। लेकिन एक एवरेज बच्चे को समय बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि सीजीएल का मेन फोकस होता है मैथ्स के ऊपर। वहां जो कंपटीशन क्रिएट करता है वो मैथ्स का लेवल क्रिएट करता है। और स्टेनोग्राफी में जाने वाले ज्यादातर बच्चे मैथ्स को अवॉइड करते हैं। वो यस, चाहते हैं कि पेपर इस तरह का हो जहां मैथ्स की परसेंटेज कम हो, तो यस। वहां जाके वो फंस जाते हैं। जी। वो बच्चे कैसे रिटर्न के लिए तैयारी करें, क्या उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, किसमें कितने मार्क्स खींच लें, किसमें कितने खींच लें, ताकि उनकी रिटर्न में मेरिट अच्छी बने, और स्किल में तो वो मास्टर हैं ही अपने आप में। जी। सर इसके लिए ना मेरा ये मानना है कि जब बच्चा तैयारी करे तो ना उसको एक सब्जेक्ट ऐसे एक एक पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चा जब 12वीं कर ले तो उसको ऐसा तैयार करना चाहिए अपने आप को कि एक जो लेवल है मैथ्स का, सीजीएल का ना करे तो भी चल जाए, लेकिन अपने आप को इतना कर ले कि वो सीएचएसएल आसानी से निकाल सके। एमटीएस का मैथ्स ये बहुत टफ नहीं आता, इसमें बच्चा पारंगतता हासिल कर सकता है साल भर के अंदर। और उसको इंग्लिश पे काम कर लेना चाहिए। प्लस उसको जो बाकी रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी है या करंट अफेयर्स है, इन पे साथ साथ काम कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के लिए बहुत आसान है, सीजीएल का मैथ्स वास्तव में टफ आता है। उसका एक लेवल है। हर बच्चा उतनी अपनी स्पीड बना के अगर वो स्किल में काम कर रहा है, उतना मैथ्स नहीं कर पाएगा। तो ये कहना तो बेवकूफी है कि बच्चा उसको भी कर सकता है, नहीं कर सकता। उस बच्चे को चाहिए कि अपना एवरेज सा काम कर ले, बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा कर ले। और अगर उसे लगता है कि मैथ्स में मेरी पकड़ मजबूत नहीं है, तो इतना जरूर मैथ्स पे करना पड़ेगा कि कम से कम पास होने के लायक कर ले। और जरूरी नहीं है कि सारे सीजीएल वाले स्टेनोग्राफी का पेपर में बैठे या शॉर्ट हैंड और इन सब के पेपर्स में बैठे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बात जानते हैं, वो अपनी फील्ड की तरफ जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% बच्चा सीजीएल वाला आएगा। हाँ, कुछ बच्चे कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, फर्स्ट फेज को टफ बना देते हैं। तो उसके लिए हमारे जितने बच्चे स्टेनोग्राफी का कोर्स करते हैं या शॉर्ट हैंड सीखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि मैथ्स से बच के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैथ्स एक कंपटीशन क्रिएट करता है, तो आप मैथ्स पे थोड़ा सा काम जरूर कीजिए। बिल्कुल अनटच्ड मत रखिए इसको। इतना जरूर कर लीजिए कि स्टेनोग्राफी के साथ साथ आप भी अगर ये फील करते हैं, मान लीजिए लंबे समय तक नहीं आती है वैकेंसी, तो कम से कम आप अपने पेपर कोई और भरते हैं, चाहे आप भी एमटीएस भरते हैं, सीएचएसएल भरते हैं। सर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीजीएल वाले ही स्टेनोग्राफी का पेपर भरते हैं। और स्टेनोग्राफर भी की भरते जब हैं। भी वैकेंसी आती है, तो उल्टा भी होता है कि सीएचएसएल में स्टेनोग्राफी का कोर्स करने वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये है बेरोजगारी का दौर। यहाँ जिसको जो मिल जाए वो सोचता है कि यार जो मिल गया कम से कम पैर जमा लूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अन्याय यहाँ है, अन्याय वहां भी है कि जो बच्चे स्किल्ड हैं वो भी कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग किसी भी जगह फिट हो जाए। क्योंकि एक बार पैर जमने के बाद बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, और फिर वो अपने फील्ड में भी कहीं ना कहीं
अपने आगे बढ़ने के लिए उसको लगता है मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब मैं इजीली आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये एक मिला जुला ना खिचड़ी बनी हुई है। सरकार को इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और सरकार के कानों तक अगर ये बात पहुंचे तो इस चीज को समझें कि जो बच्चा उस टाइम पे फॉर्म भरता है वो कितना ज्यादा परेशान होता होगा, कि उसको स्किल भी सीखनी पड़ती है, उसको कॉम्पिटिटिव लेवल भी इतना मेंटेन करना पड़ता है कि वो सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चों के साथ स्टैंड कर पाए। वहीं सीजीएल वाले भी परेशान हैं, क्योंकि हर सीएचएसएल भरने वाला बच्चा भी अगला कि भाई मैं सीजीएल भी आगे आता कैसे बढ़ूं, नौकरी में लगा हुआ है। मैंने कितने ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज देखे हैं जो ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड हैं, वो फिर से फॉर्म डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको पिछली बार अपना होम टाउन नहीं मिला। कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में, तो वो सोचते हैं कि अगर हम टॉपर्स में आ जाएंगे तो अपने होम टाउन में आ जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कंपटीशन कितना ज्यादा है, कि जो ऑलरेडी सीजीएल क्रैक करके आए हैं वो भी पेपर भर रहे हैं, और जो सीजीएल में है तैयारी कर रहे हैं वो भी पेपर भर रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं कि यार अगर हमें कोई छोटी नौकरी भी मिली ना होम टाउन में। सर हमारी एक स्टूडेंट थी, कल परसों आई हुई थी, लक्ष्मी नाम के एक स्टूडेंट, सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ इसी साल जनवरी 2025 में, ट्रेनिंग करके 4 महीने की। जिस दिन उसको जाके अपना ज्वाइन करना था बटालियन, 36 बटालियन कुछ बता रही थी वो छत्तीसगढ़ में, उसी सेम डे हमारे हरियाणा का रिजल्ट आ गया। तो उस बच्ची ने अपने दिमाग में प्लान किया कि मैं कौन सा ज्वाइन करूं। देखिए उसका हरियाणा का जो पेपर पास हुआ वो था लोअर ग्रेड का, 30,000 रुपए की सैलरी। और जो छत्तीसगढ़ में उसको मिली थी ज्वाइनिंग, जहां उसको जाना था, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसकी सैलरी थी सर 65,000 रुपए। अपने होम टाउन में 30,000 मिल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, और छत्तीसगढ़ में 65,000 रुपए। 24 साल की उस लड़की ने अपने होम टाउन की नौकरी को चुना, और उसने 65,000 की नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे तोड़ दी। लात मार दी। तो आप इस बात को समझिए, यानी कि उस कंपटीशन में एक वैकेंसी खराब हो गई इस एग्जाम में। खराब हो गई। और वो ट्रेंड लड़की सर, जिसके ऊपर टैक्स का पैसा भी लगा होगा। ट्रेनिंग कोई आसान चीज नहीं होती। सरकार जब ट्रेनिंग देती है तो सरकार कितना ज्यादा काम करती है, एक बच्चे को निखारने का काम करती है। तो ऐसे ढेर लोग हैं जो कहीं कहीं पर बैठे होते हैं, जिनके ऊपर सरकार ने भी पैसा लगाया है, लेकिन वो इतने परेशान होते हैं। अच्छा, अब मैं उस लड़की को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है अपने घर परिवार के साथ रहने की। आप उस लड़की को देखिए, 65,000 से 30,000, यानी वो आधी से भी कम सैलरी पर अपने घर आने को तैयार है, क्योंकि उसे लगता है कि घर का सुख पहला सुख है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीजीएल की नौकरी भी छोड़ देते हैं। होम मेरे सिकनेस की खुद के वजह एक से, जानकार हैं। होम सिकनेस की वजह से। होम सिकनेस, गोवा में सर उनका सिलेक्शन हुआ था, गोवा में सीजीएल के थ्रू। उन्होंने लगातार 3 साल सीजीएल का फॉर्म भरा, तीनों साल उसका हुआ। इस बार फाइनली उनको दिल्ली में उनका नंबर आ गया, क्योंकि हर साल इंप्रूवमेंट करते गए। गोवा गए, ट्रेनिंग की, कुछ महीने वहां काम किया, फिर वापस आ गए, फिर दिल्ली में ज्वाइन किया एमसीडी के थ्रू, और अब फिलहाल में सीजीएल का जो लास्ट टाइम का रिजल्ट था, इसके थ्रू दिल्ली में आ गए हैं। तो आप सोचिए उसने कितनी सारी वैकेंसी खराब कर दी, 3-4 सालों में उन्होंने ज्वाइनिंग्स करके चीजों को छोड़ दिया। ऐसे सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसा बच्चा, बहुत बच्चे ऐसा करने लग गए हैं। तो अगर इनकी छटनी पहले से हो जाए ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कम आएंगी। सरकार को बस इस बारे में काम करना चाहिए, बहुत वेस्टेज होता है इसमें। बबीता मैम, जी आपने बहुत अच्छा बोला है। और मैं चाहूंगा कि आपका ये वीडियो कम से कम कहीं जी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एसएससी तक पहुंच जाए, जो वो इस जी समस्या का समाधान तलाश सकें। उनके किसी बच्चे से, किसी पेरेंट से दुश्मनी नहीं है, उनको भी अच्छी कैंडिडेट जी चाहिए। और एसएससी अगर ये चीजें सुनेगा कि नहीं, स्किल पहले कर लिया जाए, उसके बाद रिटर्न किया जाए, जी, तो स्किल वाले अच्छे कैंडिडेट्स भारत सरकार को मिल सकते हैं। और मिल अच्छे जाएंगे, बिल्कुल कैंडिडेट्स को, बिल्कुल स्किल सर। वालों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। शुक्रिया बबीता मैम, जी, स्टेटमेंट हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू।